नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते। एक सेकंड, दोबारा से कर लें एक दफ़ा यार, एक दफ़ा। नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। दुनिया के हालात बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं, कुछ पता नहीं, लम्हा बलम्हा चीज़ें कोई और रुख और कोई और शक्ल इख्तियार करती जाती हैं। रोज़ नए बयानात और उनके दुनिया की मईशत और बिलखुसूस पाकिस्तान की मईशत पर क्या असरात रोनमा होंगे, इसके ऊपर हम बात करते रहते हैं। आपको पता है कि बहुत सारे मुतज़ाद बयानात रोज़ जारी किए जाते हैं। कुछ इल्म नहीं, कुछ पता नहीं, और कुछ इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं कि मामलात कितने तूल पकड़ेंगे और कहाँ तक जाएंगे। सियासी चहमगोइयाँ भी अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन उनका ज़िक्र मीडिया पर नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि हालात, वाक़यात, मामलात इसकी इजाज़त नहीं देते। नहीं तो अंदरूने खाना चीज़ें भी बहुत सारी हो रही हैं। और मैंने ही आप लोगों को बताया था कि बहुत बड़े पैमाने पर दुनिया में तब्दीलियाँ रोनमा होंगी। उसके बाद अगर आप देखिए तो ये ईरान पर हमला और मशरिक़ वस्ता के हालात ख़राब होने का ताल्लुक़ भी बरह रास्त उसी ख़बर से था। सोने की कीमतें पहले तो बढ़ती रहीं, अचानक उन्होंने पीक मारी, फिर गिर गईं। जंग शुरू होने के बाद इस्तेहकाम, और अब आहिस्ता आहिस्ता सोने की कीमतों में भी इजाफ़ा देखने को मिला। तेल की कीमतें यकमुश्त बढ़ गईं, एकदम $100 से ऊपर चली गईं, फिर गिरावट आई, $80 के आसपास आ गई, फिर कल दोबारा चढ़ गई, क्योंकि लोगों को अंदाज़ा हो गया कि बयानात तो सिर्फ बयानात होते हैं, जब तक अमल और रद्द अमल उसी नौइयत का ना हो तो चीज़ आगे नहीं चल सकती। जंग के मुतल्लिक पाकिस्तान के अंदर मुतज़ाद राय पाई जाती है, लेकिन इस राय की कोई अहमियत नहीं है जब तक कि फ़रीक आपस में सुलह ना कर लें। यह जंग और मज़ीद जारी रहेगी, नहीं रहेगी, इसका बराह रास्त ताल्लुक़ दो फ़रीक़ों से है। जब तक फ़रीक़ीन आपस में जो हैं वो सुलह ना कर लें तो फिर पाकिस्तान में लोग क्या सोचते हैं और एनालिस्ट क्या कहते हैं, इसकी कोई अहमियत नहीं है। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। तेल की कीमतों पर बात करूंगा इनके साथ। अकमल चौधरी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। वेलकम करता हूं आपको शो में अकमल चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया अली भाई। अकमल चौधरी साहब, पिछले हफ्ते जंग का आगाज़ जब हुआ था, 2-3 गुजरे थे दिन, मैंने और आपने इस मौजू पर गुफ्तगू की। आपकी राय भी कुछ मुझसे मिलती जुलती थी। पाकिस्तान में लोग थोड़े जज्बाती भी हैं, लेकिन कभी कभार बिल्कुल अजीब किस्म की बात कर देते हैं। पाकिस्तान में आम राय ये पाई जा रही थी कि जंग ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अब ये तीसरे हफ्ते में दाखिल हो रही है। और फिर अब आप जानते हैं कि मज़ीद अगर ईद तक चली तो मेरे ख़्याल से ईद पर ये कह रहे हैं कि शायद फ़रीक़ीन जो हैं वो आपस के अंदर जंगबंदी का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद और उससे पहले जंग जो है वो जारी रहेगी। परसों बयान ये आया कि जंग तकरीबन ख़त्म हो गई, लेकिन कल बमबारी का सख्त तरीन दिन रहा। दोनों फ़रीक़ीन ने एक दूसरे के ऊपर शदीद तरीन मिसाइल बारी की, बमबारी की, और एक दूसरे के ऊपर मुख्तलिफ़ नौइयत के रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन दागे। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सर, इतने सारे बयानात में से मैं किसको सही समझूँ? जी यार, अपना अली भाई, एक चीज जो ना हम सब पाकिस्तानियों को ना नोट कर लेनी चाहिए कि हम लोग सबसे पहले मुसलमान हैं और उसके बाद पाकिस्तानी, ठीक है। तो पाकिस्तानी होने के नाते जो है ना, मैं जो देखता हूँ कि ये जो जंग है ये पाकिस्तान के किसी भी तरह मफाद में नहीं है। चाहे इस जंग में ईरान का पलड़ा भारी हो, चाहे इस जंग में अमेरिका का पलड़ा भारी हो, लेकिन मुझे जो इसमें नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है वो हमारा मुसलमानों का, चाहे वो ईरान हो चाहे वो अरब ममालिक हो, उनका होता हुआ नजर आ रहा है। और यही चीज आपके भी सामने, आप देखें ना जी, अगर ईरान भी बमबारी कर रहा है तो वो जो है वो जो अरब ममालिक के जो इलाके हैं उनके ऊपर कर रहा है, ठीक है। उनकी पत्थर कोई और मारे और भाई एक दूसरे को थप्पड़ मारे, ये अच्छा तो नहीं है। ये चीज तो हमारा दिल तो दोनों के लिए खून के आंसू होता है, ठीक है ना। बाकी पाकिस्तानी होने के नाते हमें जो है ना अपना मफाद सबसे ज्यादा अजीज है। अगर एक तरफ ईरान हमारा भाई है तो दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि पाकिस्तान की जो लाइफ लाइन है, 60% ऑफ द रेमिटेंसेज इन्हीं अरब ममालिक से आती है। तेल हमें जो है ना यही अरब ममालिक दे रहे होते हैं। पाकिस्तान के हर दुख सुख में यही अरब ममालिक सामने आते हैं ना। 3 मुल्क हैं, एक सऊदी अरब, एक यूएई और एक चाइना।
इन तीनों की वजह से पाकिस्तान मुआशी तौर के ऊपर, दिफाई तौर के ऊपर अपनी टांगों के ऊपर खड़ा है। मेरे ख्याल में जब इन तीन ममालिक के ऊपर बात आ जाए तो हमें एज ए पाकिस्तानी सोचना चाहिए और इस किस्म की जो है ना वो खबरों से या इस किस्म की अफवाहों से गुरेज करना चाहिए, जिससे कम से कम इन तीन ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात खराब होने का अंदेशा हो। ठीक है, अब उसमें बाकी इंसानियत, बाकी जो अमेरिका की तरफ से जो ये एक इसराइल की तरफ से एक जंग मुसल्लत की गई है ईरान के ऊपर, मेरे ख्याल में इसकी मैं खुद जो है ना वो मजम्मत करता हूँ। पाकिस्तानी सारे मजम्मत करते हैं और ईरानी भी हमारे भाई हैं, उनके साथ भी हमारा जो है ना एक मजहबी रिश्ता भी है, इंसानियत का रिश्ता भी है। तो ये सब अपनी चीजें हैं। तो ये तो हो गया एक ओवरव्यू ना। लेकिन ओवरऑल जंग में देखा जाए तो मेरे ख्याल में इस वक्त तो अमेरिका का भी कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ इसराइल का थोड़ा सा फायदा नजर आ रहा है। नहीं, लेकिन देखें वो तो वाजे कर चुके हैं कि वो किसी टाइम भी वॉकआउट कर सकते हैं। अगर वो वॉकआउट कर गए तो फिर ये जंग खित्ते के अंदर इसराइल और ईरान के दरमियान होगी। वो तो वॉकआउट करके चले जाएंगे। पिछली मरतबा भी यही हुआ, आपको पता है। उन्होंने 2-3 दिन बमबारी की, फिर वो चले गए। इजराइल मेरा नहीं ख्याल है इस जंग को इतनी लंबे लड़ सकता है अमेरिका की सपोर्ट के बगैर, मेरे ख्याल में। लेकिन ओवरऑल देखा जाए ना, जो जंग के मकासद थे, जो अमेरिका का या इजराइल का जो प्लान था, वो बज़ाहिर तो हमें फेल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उनकी कोशिश ये थी कि फटाफट जैसे वेनेजुएला में उन्होंने ऑपरेशन किया और जो है ना वो कामयाबी हासिल की एक दिन में और काम खत्म हो गया, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा दुनिया पे। अब ये ईरान ने थोड़ा सा एक सरप्राइज बहरहाल मेरे ख्याल में दिया है अमेरिका को और इसराइल को। वो इतनी लंबी जंग जो है ना अमेरिका अफोर्ड कर सकता है ना इसराइल अफोर्ड कर सकता है। ईरान तो बेचारा देखे ना, वो तो हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो तो बेचारा वैसे पहले से ही पाबंदियों का शिकार था। उनकी आवाम के ऊपर और हुकूमत के ऊपर तो पहले ही अमेरिका की तरफ से सख्तियां थी। तो दे डोंट माइंड कि अगर जंग जो है वो लंबी खिंचती है, आगे प्रोलॉन्ग होती है, तो दे विल बी हैप्पी कि चलो सही है, हमारे साथ जो है ना ये दूसरे लोग भी ख्वार हो रहे हैं, अच्छी बात है। तो ईरान के लिए जंग को लंबी करना, जंग को फैलाना फायदे में है और अमेरिका के लिए जल्द अज जल्द अपने मकासद को हासिल नहीं, लेकिन वही मैं उसमें डिस्कस कर रहा हूँ ना कि देखें अभी तक तो यही चल रहा है कि जो रिटेलिएशन आ रही है उसका मैक्सिमम इम्पैक्ट जो है वो मुसलमान ममालिक पर ही हो रहा है। आपकी भी बात यही है, आपकी गुफ्तगू से भी मैंने यही अखज़ किया है। अगर स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज़ बंद होते हैं तो मुतासिर भी इन मुसलमान ममालिक की मईशत भी होती है। देखिए बराह रास्त तो इन्हीं की मईशत मुतासिर होगी ना, इनडायरेक्टली सारी दुनिया की मईशत मुतासिर हो रही है, लेकिन डायरेक्टली तो इनकी मईशत मुतासिर हो रही है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसका आउटकम क्या निकलेगा। देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो बंद हुई है। पीछे कल जो है ना ट्रम्प साहब ने एक बयान दिया था, उससे वक्ती तौर के ऊपर जो तेल की कीमत है ना वो $80-85 के ऊपर आ गई थी। लेकिन अभी मैं मार्केट चेक कर रहा था तो 92-98 पे पहुंच गई। यही हालात रहे तो $100 आज के दिन में ही दोबारा से क्रॉस कर जाएंगी। तो इसमें नुकसान जो हो रहा है वो चाइना का तो बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि चाइना भी सबसे ज्यादा जो 15-20% अपनी जरूरत का तेल था ऑफिशियली इनसे लेता था, ईरान से, ठीक है ना। और इसके अलावा ज्यादा भी लेता होगा अनऑफिशियली, वो चीजें ज़ाहिर है रिकॉर्ड में नहीं होती। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान को वैसे ही जो है ना वो दूसरे रास्ते से, बहरे अहमर के रास्ते से तेल लेना पड़ेगा। तो पाकिस्तान की हुकूमत तो पहले ही आपको पता है पेट्रोल बम गिरा दिया है, और अगर ये $100 तक कीमत खुदा ना खासा हफ्ता 10 दिन और रही तो मेरे ख्याल में ये 20-25 रुपए तो कम से कम और जो है ना इसमें। सर बात कीमत की नहीं है, बात तो जखीरे की है ना। बात यह है कि अगर पाकिस्तान के पास तेल ख़त्म हो जाता है क्योंकि अबनाए हुर्मुज़ या ये जो स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज़ हैं ये बंद रहती हैं, तो हमारे कौन से ये रिश्तेदार हैं कि ये 7 समुंदर पार से ही हमें तेल भेजेंगे। हम तो ऐसे ही बस कहानियां बना रहे हैं, ये आ गया, कौन सा जहाज़ लग गया, ये वाला जहाज़ लग गया। ये सब बातें हैं, आप और हम जानते हैं पाकिस्तान ने प्लान भी तैयार ही नहीं किया हुआ। हम तो इसी आसरे बैठे हैं कि जिम्बाब्वे भी हार जाए, साउथ अफ्रीका भी हार जाए, वेस्ट इंडीज़ भी हार जाए, ऑस्ट्रेलिया भी हार जाए, इंग्लैंड भी हार जाए, सारी टीमें हार जाएं, फिर हम फाइनल जीत जाएंगे। क्या बात करती है, क्या बात करती है। मतलब आज तो आप जो है ना, मुझे लग रहा है कि जो है ना मैं होस्ट हूँ और आप जो है ना नहीं, लेकिन प्लान भी हमारा है। आपने कभी सुना कोई इन्होंने बताया हो आपको प्लान बी हमारा ये? प्लान बी को छोड़ो अली भाई, क्या हो गया यार, इधर हमने कभी प्लान ए नहीं बनाया, आप प्लान बी के बाद बात करो।
भाई प्लान ए भी कभी आपने देखा है, कोई हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग देखी है? एडॉक बेसिस के ऊपर चीजें चल रही होती हैं कि आज ये चेक कर लो, कल ये कर लो। जैसे वो दिहाड़ी वाला मजदूर नहीं सुबह उठ के काम पे जाता है, मिल गए नहीं तो कल देखी जाएगी। तो हमारे यहाँ भी हुकूमतें ऐसी चल रही होती हैं कि जी पर ठीक है ये कर दो, ये मसला हो गया, चलो जी ये कर दो, ये मसला हो गया ये कर। देयर इज नो लॉन्ग टर्म प्लानिंग यार। ये ईरान इस जंग की तैयारी सुनने में ये आ रहा है कि पिछले 20 साल से कर रहा था। हम लोगों के जो है ना वो हुकूमतें पता नहीं भंग पी के सोई हुई हैं या क्या, इन लोगों को मुझे नहीं समझ में आता कि इन लोगों की क्या हिकमत अमली थी, क्या प्लानिंग थी। और फिर ये है कि इन लोगों को बहुत ही आसान तरीका मिला हुआ है कि जी जो भी अगर महंगाई हो रही है तो उसको भी अवाम पे अच्छा, लेकिन पाकिस्तान के पास इंडिजिनस ऑयल प्रोडक्शन है, ये मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के पास इंडिजिनस ऑयल प्रोडक्शन है, लेकिन एक वक्त पर हम पाकिस्तान में अपनी ज़रूरत के सिर्फ 1/3 यानी 33% तक जो है वो तेल पैदावार कर सकते हैं। अब 1/3 के ऊपर पाकिस्तान का सिस्टम तो नहीं चल पाएगा। इसके माने ये या तो हम अपनी कैपेसिटी बूस्ट कर दें, अगर हम वो करते हैं तो आपको पता है हमारे तेल के ज़खायर जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ एक चीज़ हमें सूट करती है कि अगर ये जंग किसी तरह बंद हो जाए, इसके अलावा हमें कोई और सिनेरियो जो है वो सूट नहीं करता। आपने सुना होगा पाकिस्तान की एलीट कल दीवानी हुई थी कि जी वो शबर जैदी साहब ने कोई ट्वीट कर दी है। ओ भाई उन्होंने ट्वीट कर दी, आपको यकीन है उनकी ट्वीट के ऊपर कि पाकिस्तान को $150 अरब मिलने वाला है। देखिए मैं एक बात ये आपको बताऊं, जहां तक बात ये है कि हमारे यहाँ पे ना जो आप कह रहे हैं ना कि जंग अगर लंबी चलती है यार हमें सर्वाइव तो करना है ना, ठीक है। हमें ऐसा तो नहीं है कि हम ऐसे बैठे रहेंगे और देखते रहेंगे क्या है क्या नहीं है। तो उसमें जो है देखिए पॉलिसी बहरहाल हमारे पास है हल, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ पे पेट्रोल बहुत ज्यादा खपत नहीं है, हमारी इंडस्ट्री इतनी नहीं चल रही है, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर इफेक्टिव मैनेजमेंट करनी है। तेल की कीमत जो है ना वो आपने बढ़ाई है, तो ठीक है आपने जो है इसको डिमांड को कम करने के लिए एक अच्छा जो है ना वो फैसला किया मेरे ख्याल में। क्योंकि अगर हम कीमत वही रहती ना तो डिमांड बढ़ती जाती और पीछे से सप्लाई कम होती जाती तो मसाइल पैदा हो सकते थे। इन्होंने कीमत बढ़ा ली। अब इसमें सिर्फ इनको काम ये करना चाहिए कि उसमें जो आम आदमी है ना, जैसे जो मोटरसाइकिल वाला मैं चले उसको मोटरसाइकिल जिसके पास है मैं समझता हूँ कि वो चले एक आम आदमी हो गया, ठीक है जी। इनको चाहिए कि मोटरसाइकिल वालों को थोड़ी सी सब्सिडी दें। अब वो जैसे केपी गवर्नमेंट ने इतना एक ऐलान किया है, तो इस तरीके का अगर मैकेनिज्म बन जाता है कि जो छोटा तबका है उसको कंपैरेटिवली कम प्राइस में जो है ना वो तेल जरूरत का मिल जाए, और जो अफोर्ड कर सकते हैं जो एलीट क्लास है उसको बेशक आप 400 रुपए लीटर कर दें, वो तो अफोर्ड कर सकते हैं ना, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर इस तरह हायरार्की वाइज जो है ना थोड़ा सा कोई मैकेनिज्म क्रिएट कर लिया जाए, और आजकल तो वैसे भी जो है ना वो AI का दौर है, डेटाबेस नादरा की अवेलेबल है, वहां से अप्रोप्रिएट डेटा हासिल करना और उसको क्लासीफाई करना मुख्तलिफ जो है वो कैटेगरीज में, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई बहुत मुश्किल साबित होगा कि किस आइडेंटिफाई कर लिया जाए कि किन लोगों के नाम पे गाड़ियां हैं। तो उस हिसाब से अगर हम उनको सब्सिडी दे दें इन कैश या इन काइंड, तो इस किस्म का पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम आगे जो है ना वो अगर खुदा ना खास्ता ये जंग लंबी खिंचती है तो हम उसको फिर मैनेज करते हुए चलें कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो अच्छे और मुनासिब रेट्स के ऊपर। बट वी कैन गेट नो हैंड आउट। देखें हमें हैंड आउट जिन ममालिक से मिलना है आपको पता है वो फिर बदले में हमसे कुछ मांगेंगे, ये याद रखें। अगर हमें कोई हैंड आउट हमने लेने की कोशिश की अमेरिका से तो फिर आपको पता है हमें कुछ देना पड़ेगा। अगर हमने यही हैंड आउट किसी अरब मुल्क से मांगा तो आपको पता है फिर हमें कुछ देना पड़ेगा, और जो वो मांगेंगे आपको इस चीज़ का भी अंदाज़ा है। तो इसलिए ज़हनी तौर पर हमें समझना है कि अगर हम किसी से भी पैसे मांगेंगे, हैंड आउट मांगेंगे, लार्ज फंड्स मांगेंगे, तो हमें कुछ रिटर्न में देना पड़ेगा। क्या हम तैयार हैं? देखिए हमेशा जब भी आजकल कोई भी मुल्कों की सियासत हो, इंटरनेशनल सियासत हो, मईशत का मसला हो, तो उसमें गिव एंड टेक ही होता है ना। दुनियादारी हर जगह पे जो है ना वो डोनेशन या खैरात से काम तो नहीं चलता ना, गिव एंड टेक होता है, बाय एंड सेल होता है। इसी की सारी जो है वो गेम है। अच्छा, उसमें जो अपने लिए बेहतर से बेहतर डील कर लेता है वो कामयाब होता है। तो गिव एंड टेक को तो आप भी ना डिनाई कर सकते ना मैं डिनाई। तो सिर्फ हमने ये देखना है कि हमें जो है ना गिव एंड टेक में अच्छा और बेहतर ऑप्शन जो है जो हमारे मुल्क के मफाद में भी हो, हमारी आवाम के मफाद में हो, वो कहाँ से मिल सकता है और कैसे मिल सकता है।
तो उसको हमें आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर अमल करना ये जरूरी है। बाकी ये अच्छा, अगर वो हमें हैंडआउट दे भी देते हैं, लेट्स से अगर हमें हैंडआउट मिल भी जाता है, तो ऑयल का एक्चुअल इशू ये है कि हम किसी तरह ख्वाब ख्यालों की दुनिया में रह रहे हैं कि वो हमें रेड सी से तेल भेजेंगे, यानी वो समुद्री रास्ता ही कोई और इख्तियार करेंगे हमारे लिए, वो पूरी दुनिया घूम कर तेल हमारे लिए आएगा। तो आपके ख्याल से क्या पूरी दुनिया घूम के वो तेल हमारे पास आएगा? इतनी उन्हें हमसे मोहब्बत या हम में दिलचस्पी है? नहीं, ये पूरी दुनिया से तो नहीं घूम जाएगा, लेकिन इस वक्त जो ये आपनाए हरमज जो बंद हुई है, उसके बाद अल्टरनेटिव रूट्स तो अवेलेबल है ना पाकिस्तान के पास। बहरे अहमर के रास्ते आ सकते हैं पाकिस्तान के पास फ्यूल, उसके अलावा और भी रास्ते हैं, ऑप्शन अवेलेबल हैं। ये अलग बात है कि वो महंगे पड़ेंगे ना, महंगे पड़ेंगे ना वो। फर्क से अब ये हो रहा है कि देखें ना, अभी $100 के ऊपर तो ऑलरेडी कीमत चली गई है, ठीक है ना। उसके बाद जब लंबा रूट होगा तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगी, तो नतीजतन जो है ना वो हमारे यहाँ फ्यूल की प्राइसेस अप होंगी। तो हमारा जो मसला है ना वो इस चीज का नहीं है कि हमें अवेलेबिलिटी नहीं है, हमारा मसला ये है कि हमने प्राइसेस को कैसे मैनेज करना है। तो हुकूमत को जो है ना वो प्राइसेस का जो मैकेनिज्म है वो एक बेहतर बनाना पड़ेगा। और हमें नेचुरल गैस भी मैनेज करनी है, बाय द वे, ये भी बता दूं मैं आपको। कुदरती गैस पाकिस्तान के पास कम है और हम कतर से खरीदते हैं। कतर ने टर्मिनल बंद कर दिया, तो अब पाकिस्तान के पास कुदरती गैस कहां से आएगी? ठीक हो गया। कुदरती गैस बेसिकली जो है ना ज्यादा जो इस्तेमाल होती है ना वो हमारे एक तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में, अगर मैं बात करूं तो फर्टिलाइजर सेक्टर जो है ना वो कुदरती गैस हमारा ज्यादा इस्तेमाल करता है। उनका तो बेसिकली रॉ मटेरियल ही ये है ना, वो जो यूरिया बनती है वो बनती ही कुदरती गैस से है, उसी को कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो फिर टेक्सटाइल सेक्टर है, तो अगेन जो है ना वो अब उसका बहरान बहरहाल पैदा हो सकता है, लेकिन उसके भी अल्टरनेटिव रूट्स जो है वो अवेलेबल है। कतर से अगर LNG नहीं आती, क्योंकि कतर के पास मेरे ख्याल में कोई और रास्ता नहीं है अपना हॉर्मज़ के अलावा कहीं से उसको डिस्पैच करने का शिपमेंट्स को। तो लेकिन अगेन उसमें देखे ना, ईरान के साथ भी पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर पाकिस्तान ईरान से भी दरखास्त करता है कि भाई आप जैसे चाइना वाले जहाज गुजर लेने दे रहे हो, हमारे जहाज भी गुजर लेने दो, तो इंशाल्लाह उसमें भी कोई बेहतरी तवक्को होगी। तो देखिए, हम और आप यहाँ पे बैठे हुए ना, तो हमारा और आपका काम ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं, हमें ऑप्शन भी तो आवाम को भी बताने चाहिए ना कि यही ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसलिए मैं जरा थोड़ा सा पॉजिटिव हो के ये बता रहा हूँ कि इस तरीके से भी हम चीजों को कर सकते हैं। ईरान को भी हम बैलेंस आउट कर सकते हैं कि जी आप थोड़ा सा हमारे साथ भी वो करें। इसी तरह दीगर जो ममालिक हैं, और पाकिस्तान एक बहरहाल इस वक्त जो खिते में जो जंग की कैफियत है उसमें पाकिस्तान का एक बुनियादी मरकजी किरदार है और अच्छा रोल पाकिस्तान प्ले कर सकता है इस जंग को बंद करवाने के सिलसिले में, और या फिर अपनी जो इंटरनल जो मईशत है उसको बेहतर करने के लिए दीगर मुल्कों के साथ अच्छी ऑप्शन जो है वो नेगोशिएट कर सकता है। तो इसको मेरे ख्याल में इन चीज़ों को एक्सरसाइज अगर हम करते हुए चलें तो इंशाल्लाह पॉजिटिवली हम इस बहरान से निकल जाएंगे। लेकिन अगर हम जो है ना तनकीद पर आए तनकीद करते रहेंगे और इसी चक्कर में रहेंगे कि फलाना जीत जाए, फलाना हार जाए, फलाने का ये हो जाए, फलाने का वो हो जाए, तो फिर इस तरह की सोच जो है ना वो हमारे लिए इस वक्त मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। अभी हमें जो है अमली इक़दाम करने चाहिए और पॉजिटिव इक़दाम करने चाहिए, और वो यही है कि इस वक्त जो है वो हम अगर हुकूमत का साथ दें, हुकूमत को मजबूत करें, ताकि क्योंकि जाहिर है अब कोई हुकूमत के साथ इख्तिलाफ भी रखता होगा, लेकिन अब क्योंकि दुनिया के हालात इस किस्म के हो चुके हैं कि इसके बगैर हमारे पास कोई हल नहीं है। तो इस वक्त जो है ना वो तमाम इख्तिलाफात को बलाए ताक रखते हुए हमें अपनी मईशत का और पाकिस्तान का जो वो पहले ख्याल भी रखना चाहिए और इसको सोचना भी चाहिए। बाकी ये कहना कि जी जंग लंबी चलेगी तो चलेगी लंबी, अमेरिका ने जो ना वो इतने जहाज और ये वो इतना खर्चा कर दिया अरबों डॉलर का, तो वो 2-3 दिन या 1-2 हफ्ते के लिए थोड़ी किया है। तो मेरा ख्याल है कि ये मामला बहुत जल्दी हल नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता ये है कि ये महदूद जो है ना इसका दायरा हो जाएगा, तो जो है ना वो ये बेहतर हो जाएगा। अलबत्ता अगर कोई चाइना या रशिया या पाकिस्तान जैसे ममालिक इसमें मरकजी किरदार अदा करते हैं और इस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं तो हो भी सकता है। यहाँ आगे भी हम आपके साथ गुफ्तगू करते हैं, लेकिन अच्छा, तेल की कीमतों का सिनारियो अभी आपने खुद ही बयान कर दिया कि पहले बढ़ी कीमत, फिर गिरी, फिर बढ़ गई। तो अब बात यह है कि
ऐसी सिचुएशन के अंदर दुनिया में भी तो अभाम पाया जा रहा होगा। अकेला पाकिस्तान में ही तो इस मौजू पर कुछ प्रेशर या पाबंदी नहीं है, दुनिया भर में ही इसकी वजह से एक परेशानी और बेचैनी फैली होगी। उसके मुतालिक हमें कोई ख़बर नहीं मिल रही, जबकि और ममालिक जो हैं वो दुनिया भर की ख़बरें दे रहे हैं। हम सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद ख़बरें क्यों दे रहे हैं अकमल चौधरी साहब, और हमारी मईशत की ख़बर पाकिस्तान तक महदूद क्यों है? हम चीन के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, दूसरे ममालिक के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? जी जी अकमल चौधरी साहब। मुतासिर है महंगाई। आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है जी। मैं ये कह रहा हूँ महंगाई से जो है ना, देखें वो तो सारे ही ममालिक जो है ना मुतासिर हैं। उसमें अगर बात की जाए इंडिया की, बांग्लादेश की, जो खिते के जो हमारे ममालिक हैं और जो जंग से मुतासरा मुल्क हैं वो तो हैं ही। अब उसमें बात करने की जब हम बात करते तो हमारी जो हुकूमत है, जैसा कि हम अभी जिक्र भी कर रहे थे कि इन्होंने तो बड़ी प्रोएक्टिव अप्रोच रखी हुई है कि जैसे ही जो है ना इन्होंने सुना कि जो है ना तेल बढ़ने वाला है, इन्होंने उठा के 57 रुपए का इजाफा कर दिया और मतलब बिल्कुल इतना पैनिक फैला दिया। अगर हालांकि ये पीसली में या आहिस्ता आहिस्ता भी इजाफा कर लेते तो मेरे ख्याल में मैनेज भी हो जाता और इतना ज्यादा पैनिक भी क्रिएट नहीं होता। वो एकदम से जो इन्होंने जो 55 रुपए का जो इजाफा किया, उसकी वजह से क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ, मसाइल भी जो है ना वो बहुत ज्यादा पैदा हुए। अब जो है ना वो आगे मेरे ख्याल में इनको बड़ा तरीके से चीजों को मैनेज करना चाहिए। नहीं, वो तो उन्होंने आके टीवी पे कह दिया ना क्या बढ़ेगी दोबारा, आप ज़हनी तौर पे तैयार हो जाए और बहुत ज्यादा बढ़ेगी। नहीं देखें, वो तो एक देखें बीच में तेल जो है ना, हमें असल में जो इसमें मेन बात है ना वो ये कि हमें इंटरनेशनल कीमतों के ऊपर भी तो नजर रखनी है ना। जिस दिन उन्होंने ये बात की थी और जिस दिन कहने वजीर आजम की टेबल के ऊपर 75 रुपए मजीद बढ़ा महंगा करने की समरी पहुंच चुकी थी, उस दिन तेल की कीमत थी वो इंटरनेशनल मार्केट में 112-113 डॉलर तक पहुंच चुकी, ठीक है ना। उसके बाद फिर ट्रम्प साहब का बयान आ गया, उसके बाद एकदम से जो है ना वो डाउन हुई है 87, 86, 85 डॉलर के ऊपर। अच्छा, अगर इनको भरोसा था, नहीं देखे टेक्निकल बात पकड़ ली मैंने, देखें अगर इनको भरोसा था और ये कह रहे हैं कि जंग जो है बहुत शॉर्ट चलेगी, तो उस बयान के आते ही फौरन पाकिस्तान के अंदर ऐलान कर देना चाहिए था कि पेट्रोल सस्ता हो गया। इसका मतलब सबको पता है कि ये जंग लंबी चलेगी, वरना पेट्रोल की कीमत अभी सस्ती हो गई होती। भाई अमेरिका बहादुर ने और जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कह दिया जंग खत्म होने वाली है। नहीं, ये जो 55 रुपए का इजाफा किया है ना हुकूमत ने कीमत में, तो ये इन्होंने एवरेज जो प्राइस रखी है ना, जो एक्सपेक्टेड प्राइस है, अगर तो 95 से 100 यानी $100 से अगर कीमत नीचे नीचे रहती है ना ऑयल की, तो मेरे ख्याल में कोई बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन ये नहीं करेंगे तेल की कीमतों में। लेकिन अगर $100 को क्रॉस करती है तो उसके बाद फिर इन लोगों को जो है ना वो उसमें इजाफा करना पड़ जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि कितनी बढ़ती है, $5, 105, 10, 15, 20, अब जितनी बढ़ेगी फिर उसी हिसाब से, यानी समझे कि ये 310 पे भी जा सकती है, फिर 320 पे भी जा सकती है, 25 पे तो अभी खैर है, ठीक है ना। अब 325 से आगे 10 रुपए बढ़ सकती है, 20 रुपए, 30 रुपए। तो ये डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस जो है वो कहाँ पे जाके रुकती हैं, क्योंकि अभी तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म है ना, और इतने से अरसे में हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कहाँ पे जाके एक इसका। अच्छा, लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात आपसे करूंगा, तेल की कीमतों के लिहाज से एक बात कर रहा हूं वैसे, या तेल के जखीरों के हिसाब से, दोनों फरीक ये चाहते हैं कि तेल की प्रोडक्शन बंद हो जाए, चाहे आप माने ना माने। और दो फरीक की जब बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं इजराइल और ईरान की। यानी इजराइल भी इस चीज़ पर मुतमईन है कि हमारे मुसलमान भाई जो हैं उनका तेल का जो ज़ख़ीरा है और तेल का जो सप्लाई का निज़ाम है मुतासिर हो जाए, क्योंकि वो तो कुदरती तौर पे दुश्मन है इस खित्ते का, वो नहीं चाहता ये लोग तरक्की करें। और ईरान की भी ख्वाहिश ये है कि जो है वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ भी बंद हो जाए और ऑयल प्रोडक्शन बंद हो जाए। तो ये आप नहीं कह सकते कि, मुझे ऐसे लगता है जैसे दोनों फरीक जो हैं वो इस सिचुएशन से मुतमईन है, मुझे ऐसे लग रहा है, पता नहीं गलत सोच रहा हूं मैं, क्योंकि तेल की तनसीबात पे हमले हो रहे हैं ना, तेल की तनसीबात पे हमले हो रहे हैं, ये रियलिटी है। ईरान तो ओपनली ये कह रहा है ना कि अगर यहाँ पे खित्ते में जंग लगी रही, अमेरिका अगर हमले करता रहा तो हम यहाँ से 1 लीटर तेल भी नहीं जाने दें।
तो ये तो तय है कि ईरान ठीक बात तो ये हो। तय करके बैठा हुआ चलो है ठीक बात हो गई, कि लेकिन इसराइल के भी कोई मुफाद में तो नहीं है कि अरब ममालिक अमीर हों और तेल का अच्छा जखीरा उनके इजराइल पास का हो? नहीं 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 इसराइल का क्या मसला इंटरेस्ट है उसमें? इसराइल तो खिलाफ है ना। अमेरिका का मसला जो है ना वो तेल का है, ठीक है ना। अमेरिका जो इस जंग में कूदा है ना वो तेल की वजह से कूदा है। उसको जो है ना वो तेल की तिजारत के ऊपर चूंकि कंट्रोल करना है, उसका बुनियादी मकसद यही है अमेरिका का। वेनेजुएला में भी उसने ये किया। इसराइल का मकसद जो है ना वो ग्रेटर इसराइल है। इसराइल और अमेरिका का जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम नहीं है। ठीक है, जंग लड़ना उनका है, लेकिन जो हासिल उसूल करना है ना, तो अमेरिका जो है ना वो उसने हासिल करना है कंट्रोल तेल के लिए, और इसराइल ने हासिल करना है कंट्रोल ग्रेटर इसराइल के लिए। देखिए उनके लिए इसराइल की राह में जो रुकावट आपने है बड़ी ना अहम वो नुक्ते की बात की। देखिए उनके लिए सबसे अहम था यरूशलेम का शहर, जिसका स्टेटस हमारे ही लोग इतने भोले हैं, मुसलमान दुनिया के हमारे लोग, मतलब मुसलमान सारे हमारे ही हैं, मुसलमान दुनिया या मुस्लिम दुनिया वाले इतने भोले हैं कि उन्होंने यरूशलेम का शहर जो है वो तो उनके हवाले कर दिया, और बाकी बच गया वेस्ट बैंक और गाज़ा। और गाज़ा को तो आपको पता है बिल्कुल बुलडोज कर दिया उन्होंने बमबारी कर करके। वेस्ट बैंक बच गया है। अब वहाँ पे अल्लाह जाने इन लोगों का क्या प्रोग्राम होगा आगे। अगर आप वाले प्रोग्राम के हिसाब से या आप वाला जो आप बता रहे हैं, इनके जहन में जो एक शक्ल बनी हुई है, तो इससे आगे तो ये लोग जाएंगे भी नहीं, और इससे आगे जाना इनका बनता भी नहीं है। ये कहते हैं ये प्रॉमिस्ड लैंड है हमारा, इनका कहना है, इनका कहना है। जो इनका कहना ये है, लेकिन इनका जो टारगेट है ना वो ये है कि जो इसराइल है ना वो अरब ममालिक का बादशाह बन जाए, ठेकेदार बन जाए, और जैसे इसराइल बोले अरब ममालिक उसी तरीके से करें, ठीक है ना। और उसके बाद वो कहता है कि फिर जो है ना ये लोग सुख पर चैन से रह सकते हैं। नहीं, लेकिन आपने मेरे सवाल का फिर भी जवाब नहीं दिया। देखें, जी जी जी, इजराइल का अभी भी एक लम्हे के लिए हम ये सोच लेते हैं कि अमेरिका वॉकओवर दे देता है, क्योंकि अमेरिका मुस्तकिल 2-3 दिनों से एक ही बयान दे रहा है कि भाई हमने यहाँ से जाना है, हमने ये नहीं करना, हमने छेड़ना नहीं है, हमने हुकूमत बदलने की जानिब हमने नहीं जाना, ऐसे हालात ईरान में पैदा नहीं करने के वहाँ पर निज़ाम ही ना मौजूद हो, क्योंकि इराक़ की मिसाल देकर बताया कि वहाँ पर चूँकि निज़ाम ख़त्म किया तो फिर हाल बुरा हो गया, वगैरह वगैरह। देखिए फिर जंग ये सिर्फ ईरान और इसराइल के दरमियान होगी, और ईरान और इसराइल के दरमियान जब जंग हो रही होगी तो ये तो इन दोनों फरीकों का एडवांटेज होगा कि भाई तेल का यहाँ पर रसाई ना हो, कि नहीं, या हाँ या नहीं सही जवाब दें। और अगर ऐसा होता है तो फिर तेल की रसाई ना होने की वजह से कीमतें तो बढ़ेंगी, ये भी नेचुरल है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन उसमें इसराइल तो तेल के हवाले से अगर ना पहुंचे तो उसमें इसराइल का ऐसा कोई फायदा नहीं है ना। तेल मतलब इसराइल का इसमें अपेरेंटली कोई जो है ना तेल के हवाले से कोई इतना मकसद नजर नहीं आता ना। उसके स्ट्रेटेजिक मफाद हो सकते हैं इस तरीके से जो है वो। भाई मईशत पे ही तो बना हुआ है पूरा इसराइल, दुनिया की मईशत पर काबिज इसी तरह तो हुआ है, मईशत के जरिए कंट्रोल किया हुआ। क्या पता कितने कारोबार चलाते हैं सामने, तो हमें पता इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं, इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि जी इसराइल ने अमेरिका को काबू किया हुआ है, अमेरिका ने फिर दूसरी दुनिया को काबू किया हुआ है। तो इस हवाले से अगर हम बात करें तो यस यू आर राइट, फिर जो है ना वो पॉसिबल है कि इस तरीके से चीजें आगे बढ़कर होने की पोजीशन में आ जाएं जिस तरीके से आप कह रहे हैं। लेकिन अगर जो भी सिचुएशन बनती है, अगर ये ईद से पहले ख़त्म नहीं होती तो दैट मीन्स प्लस 10 डेज तो ईद के ही हो गए। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? हाँ ऐसे ही है। देखा ईद तक तो नहीं खत्म होती। जो इस वक्त अगर रियल सिचुएशन को हम एनालाइज करें ना, तो उससे हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि एक तरफ अमेरिका ने बयानात तो देना शुरू कर दिए हैं कि जी वॉर को हम स्टॉप करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, कह दिया भाई। लेकिन कल जो है ना वो जो इनकी सेनेट की जो इन कैमरा ब्रीफिंग थी उसमें से जो निकल के आए हैं वो लोग, 1-2 सेनेटर्स वगैरह इनके, तो वो ये कह रहे थे कि जी वहां पे तो बातें हो रही हैं कि फुट ऑन ग्राउंड ये लोग रखेंगे, यानी वहां पे जमीनी जो है वो अटैक वो भी अमेरिकन फोर्सेस करेंगे। तो इन बातों से लग नहीं रहा कि शायद जो है वो अमेरिका बहुत जल्दी इसको वाइंड अप। अच्छा, लेकिन पाकिस्तानी शिटॉक एक्सचेंज के जो हमारे एनालिस्ट्स हैं, पहले तो ये बहुत नाच गाना करते रहे कि 1 हफ्ते से ज़्यादा मामला नहीं चलेगा। अब हफ्ते से तो ऊपर हो गया, जैसे मैंने आपको कहा कि अभी तीसरा हफ्ता शुरू हो रहा है। सही है, एक्चुअलिटी में दिन गिने तो कम है, लेकिन तीसरा हफ्ता इस हिसाब से, क्योंकि इतवार के बाद तो नया हफ्ता चढ़ जाता है ना, इस हिसाब से तीसरा हफ्ता शुरू होने लगा। तो मुझे आप लॉजिकली बताएं कि इसके पाकिस्तान शिटॉक एक्सचेंज पे क्या
असरात मुरतब होंगे? तेल की कीमतें अगर बढ़ती रहेंगी और जंग के हालात चलते रहेंगे तो स्टॉक मार्केट के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट का तो आपको पता है ना, वैसे ही स्पेकुलेटिव है और स्पेकुलेटिव है। अफवाहें जिस तरीके से चलती हैं उसी तरीके से चल पड़ती है। कभी जी, जी, 10,000 पॉइंट ऊपर चली जाती है, कभी नहीं जो है गिराएंगे वो ये, 15,000 इन्होंने पॉइंट जो है वो प्लानिंग की हुई नीचे। है, ये गिराएंगे हाँ, मार्केट, जो लग रहा है मुझे गिराएंगे। आप देखें, बात ये है कि सरमायाकारों का पैसा है ये। वही मैं कह रहा हूँ ना कि अब ये मार्केट पहले गिराएंगे, फिर उठाएंगे, फिर हाँ, उठाएंगे, खेल फिर रहे हैं, छेड़ गिराएंगे। रहे हैं, ऐसी पता नहीं क्या कर तो रहे हैं। हाँ, जब तक जो है ना ये जंग चलती रहेगी ना, उसमें ये अपना जो है ना वो खेल खेलते रहेंगे। जबकि दुनिया की मार्केट है, उसमें अगर आप ट्रेंड देखें ना, उसमें ऐसा नहीं है कि गिराएंगे क्या? सर आप सच से मतलब बताएं, मार्केट कहाँ थी और कहाँ है? क्या बात कर रहे हैं आप? सही बताएं बिल्कुल, मार्केट कहाँ हाँ, पर 2 थी और लाख अब कहाँ पॉइंट के पर है? ऊपर जो है ना वो 2 लाख पॉइंट के ऊपर इंडेक्स जो है ना वो जाने की बातें हो रही थी। अभी और एक यार लाख कहाँ साठ गया? हजार तक जो है ना वो पहुंचा हुआ है। 1,52 तक का मिनिमम भी इसने बनाया है। उसके बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन में एक एक दिन में 8-8, 10-10% की कमी और ज्यादती हो रही है। तो मतलब ये चीज जो है ना वो बिल्कुल समझ से बाहर है ना। यानी एक चीज है, एक दिन में उसके भाव जो है 10 रुपए कम हो रहे हैं और एक ही दिन में उसके भाव 10 रुपए बढ़ रहे हैं। तो ये 100 में से, तो अब ये जो चीज है ये इतनी हाईली वो है कि जिसमें जो है वो लग रहा है कि इसमें सट्टेबाजी हो रही है। यहाँ पे एससीसीपी भी बिल्कुल जो है ना वो खामोश तमाशाई बन के बैठा हुआ है। जब सारे लुट पुट जाएंगे, जब जो है वो अपना काम करने वाले जो हजरात हैं वो अपना काम दिखा जाएंगे, फिर उसके बाद एससीसीपी को होश आएगा, और या जो स्टॉक एक्सचेंज के जो बड़े करता हैं फिर उनको जो है ना वो होश आएगा, वो हो जाती है तो ये कर गए, ये तो शॉर्ट सेलिंग कर गए, ये तो मतलब इस तरह की चीजें जो है ना वो टाइमली अगर मैनेज की जाए प्रॉपरली तो मेरे ख्याल में मार्केट को अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है। और ये रोज रोज का जो अप एंड डाउन है बिला वजह का, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अलबत्ता वो जो नेचुरल कमी आनी है या नेचुरल इजाफा होना है वो अपनी जगह पे है। तो हमारे यहाँ तो वैसे ही ओवर वैल्यू रखा हुआ है इन लोगों ने स्टॉक प्राइसेस के ऊपर, तो नीचे ले जाने का माध्यम तो अक्सर और बेशतर अवेलेबल होता है इनके पास। नहीं, लेकिन तो देखिए अब यहाँ पर आपने एक सेंसिटिव पॉइंट टच कर दिया। ओवर वैल्यू करने की आपने इजाज़त ही क्यों दी, जब सारी दुनिया के अंदर ये बात लोगों को पता है कि पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज है इंतहाई सेंसिटिव है, यहाँ की मूवमेंट्स बहुत सेंसिटिव होती हैं, यहाँ लोग बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, तो आपने मार्केट को इतना बढ़ने क्यों दिया? क्यों आप नहीं आए, आपने ऐसे मेजर्स नहीं लिए कि मार्केट को बढ़ने से रोका जाए? सर देखें, ये एक लॉजिकल बात आपसे कर रहा हूँ, उसकी वजह ये नहीं है कि इकोनॉमिक ग्रोथ ना है, उसकी वजह ये है कि जब ग्रोथ है नहीं तो आप स्टॉक मार्केट को क्यों बढ़ा रहे हैं? लेकिन अब उसमें सिस्टमैटिकली चीजें की जा रही है ना। बड़ा मतलब एक तरफ अगर एससीसीपी अपना किरदार अदा सही तरीके से नहीं कर पा रहा, तो दूसरी तरफ आप ये भी देखें ना 3% जीडीपी ग्रोथ रेट के ऊपर आप मार्केट कैसे बढ़ा सकते हो 4 गुना? ये मुझे बताओ ना। ये तो चीज ऐसी नहीं है ना कि जो मैं आपसे इलॉजिकल कर रहा हूँ, ये तो साइंसी बात आपसे कर रहा हूँ। ये चीज तो हमारी भी समझ से बाहर है, लेकिन अब उसको हजम इसलिए किया जा सकता है कि जो स्टॉक मार्केट की जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज हैं उनका जो आउटपुट है वो जीडीपी का तकरीबन 15% कंट्रीब्यूशन करती हैं स्टॉक मार्केट। तो बाकी 85% तो विदाउट स्टॉक मार्केट जो आप कह लें इंडिविजुअल या प्राइवेट कंपनीज जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो कर रही होती हैं। तो उसकी वजह से जीडीपी के ऊपर जो है ना बहुत ज्यादा इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट की फ्लक्चुएशन का इस वजह से नहीं आ सकता। लेकिन अगेन जो है ना इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती जीडीपी के ऊपर अगर एलएसएम ग्रोथ होगी हमारी, जो कि शो कर रही थी पिछले तकरीबन 3-4 महीने से 3-4% की ग्रोथ जो है वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने शो की है। उसका इम्पैक्ट भी जो है हमने स्टॉक मार्केट में देखा। और कुछ ऐसी नेगेटिविटी भी थी स्टॉक मार्केट में, जैसे कंपनीज का प्रॉफिट जो था वो अप टू द मार्क नहीं था पिछले साल का, तो उसकी वजह से एक्सपेक्टेशन लेवल में भी कमी आई है, तो उसकी वजह से भी प्राइसेस में कमी आई है। तो एक थोड़ा सा नेचुरल जो है वो प्राइस में डिक्लाइन है और दूसरा जो आर्टिफिशियल डिक्लाइन है, तो इन दोनों ने जब चीजों को एडअप किया है तो जो है ना वो मार्केट क्रैश हो गई है और 1,80,82,000 पे जाती जाती एकदम 1,60,000 के ऊपर आ गई है। तो इसको जो है ना बहरहाल देखना चाहिए, इनमें कौन कौन से अवामिल जो है वो असरअंदाज हो रहे हैं और उनको कंट्रोल करने के लिए एससीसीपी को कानून साजी रेकमेंड करनी चाहिए हुकूमत को। हुकूमत का काम है यही
कि फिर वो कानून अच्छा, साजी एक करके पॉसिबिलिटी को तो अभी तक कंट्रोल हमने करे। देखा ही नहीं, और वो पॉसिबिलिटी ये कि रमज़ान की वजह से हमने सप्लाई चेन को अभी तक स्टडी ही नहीं किया। हमने ये अभी तक देखा ही नहीं, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ा दी गई थी रमज़ान के अंदर। आपको पता है हर बंदा कीमत बढ़ा देता है चीज़ों की, कि उन्होंने इनकलकेट नहीं किया था ये। क्योंकि ये जो वाक़यात, हालात, मामलात हुए, ये दूसरे अशरे और तीसरे अशरे में अभी पेश आ रहे हैं। तो यानी कीमतें बढ़ाने का मौका इन लोगों को मिला नहीं है सही से, वेंडर्स को। तो ये जब कीमतें जैकअप करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने की वजह से, तो पाकिस्तान में महंगाई का तूफ़ान नहीं आएगा? सिर्फ बताएं मुझे। नहीं, अभी फिलहाल अगर आप देखें ना तो आपकी बात सही है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें बढ़ी हैं उसका अभी ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो आना है। और रमज़ान की वजह से ज़ाहिर प्रोडक्शन कम होती है, लोगों की मतलब ज़रूरियात भी वक्ती तौर के ऊपर जो है ना वो थोड़ी सी कम हो जाती हैं, कारखाने भी कम चल रहे होते हैं, तालीमी इदारे भी जो है ना वो इन्होंने छुट्टियां कर दी हैं। तो इस तरह करके चीज़ों को थोड़ा सा कूल डाउन करने की कोशिश की है। जो रियल इम्पैक्ट आएगा पेट्रोलियम प्राइसेस का, मेरे ख्याल में जो है ना कम से कम महंगाई में 2 से 3% का मजीद जो है वो इजाफा हो जाएगा। अच्छा, और एक बात साथ ही बताइएगा, सही दिल पे हाथ रख के बताइएगा, शॉपिंग मार्केटों में जाने का इत्तेफाक हुआ? लोगों का कहना यह है कि इस वक्त शॉपिंग के अंदर निस्बतन कमी देखने में आ रही है ईद की शॉपिंग में। क्या ये स्टेटमेंट दुरुस्त है, या फिर लोग जो है वो भरपूर अंदाज से ईद की शॉपिंग कर रहे हैं? मैं तो खैर ईद की शॉपिंग सेंटर तो कभी मैं इतना मेरा नहीं जाना होता, लेकिन जो ओवरऑल जो दुकानदारों का फीडबैक है वो तो यही है कि बिल्कुल सुनसान है, और बेचारे जो है ना वो माल अपना डिस्काउंट और सेल लगाई हुई है ईद के मौसम में। जो सीजन होता है इनका, जहाँ पे इन लोगों की सेल पीक के ऊपर होती है, इनकी डिमांड मैक्सिमम को रीच की हुई होती है, उस वक्त सेल लगाई हुई है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केटों का क्या हाल है। ये बड़ा अहम नुकता आपकी तरफ से आ गया, आपका शुक्रिया अदा करूंगा। आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मेहमान से, और हमारी बड़ी तफसीली गुफ्तगू तेल की कीमतों के मुतालिक हुई, और हमने स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक भी बात की। बात कुछ ऐसी है कि मुल्क के हालात वाक़यात और दुनिया के हालात वाक़यात बहुत जल्दी जल्दी बदल रहे हैं, लेकिन हम उसका सही से अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे। देखिए, अगर ये चीज़ तूल पकड़ती है और इसमें लंबाई आती है, अमन के अमल में ताख़ीर होती है, और तेल की पैदावार में भी कमी आती है दुनिया भर में, तो पाकिस्तान की मईशत बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी, क्योंकि हमारी मईशत का दारोमदार बहुत हद तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से है। अब गौर कीजिएगा इस बात पे। अगर हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कंट्रोल ना कर पाए तो पाकिस्तान में महंगाई भी शरबा इजाफा हो जाएगा उसमें, और उसके अलावा मईशत भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होगी। और फिर उसके बाद वर्स्ट के सिनारियोज तो हमारे साथ डिस्कस हो चुके हैं। हम अपनी हुकूमत के साथ खड़े हैं, ज़ाहिरी बात है, मजबूती के साथ, लेकिन हमें यह भी समझना पड़ेगा कि रियलिटीज़ ऑफ द मैटर क्या है। ये सब करने की ज़रूरत ना पड़ती, 4 दिन काम के बाकी दिन छुट्टी के हमें करने ना पड़ते। उसकी वजह ये है कि रियलिटी ऑफ द मैटर अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, और हमें हुकूमत के दिए ऑस्टेरिटी प्लान पर काम करना चाहिए, उस पर अमल दरामद करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी के रिसोर्सेज हम उनको बचा सकें, मुल्क के मुफाद में, मुल्क के लिए, मुल्क के काम आएगी। ठीक है, और ख़ास तौर पे गरीब आदमी जो इस वक्त परेशान है, अगर हमने एक्सेसिव यूसेज की तो कीमत के असरात उस पर मुरतब होंगे। यहाँ पर विवेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर वाई टीम को जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।